गाइस, अगर आप लोग सऊदी, दुबई, कतर या गल्फ कंट्रीज में अगर आप लोग वर्क कर रहे हैं एंड आपको वहां से वर्क वीजा एप्लीकेशन करना है पोलैंड का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि जिस तरह से इंडिया से पोलैंड का वर्क वीजा एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो क्या उसी तरह से गल्फ कंट्री से भी फाइल कर सकते हैं या फिर कैसे करते हैं, आप लोगों के इस तरह से कमेंट्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि गल्फ से डायरेक्टली आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने के लिए क्या इंडिया आना पड़ेगा? आप लोगों ने इस तरह के कमेंट्स किए हैं कि मैं दुबई में रहता हूँ, मुझे पोलैंड का वर्क वीजा एप्लीकेशन करना है, तो क्या मैं इंडिया से अप्लाई करूँ या फिर दुबई से या फिर कतर से या फिर गल्फ कंट्रीज से जहां पर आप रह रहे हैं वहां से अप्लाई करूँ? इस तरह के कमेंट्स आए हैं। और बैंक स्टेटमेंट कितना चाहिए गल्फ कंट्रीज में अगर आप वर्क कर रहे हैं, वहां से एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो आपको बैंक स्टेटमेंट कितना चाहिए? इस वीडियो में आपको सिंपल लैंग्वेज में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है जो ऑलरेडी गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं और वहां पर रह करके वो पोलैंड का वर्क वीजा एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में डाउट है कि आप वहां से कर सकते हैं या फिर इंडिया आकर के आपको एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा, लोगों को कुछ भी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रही हूँ कुछ भी उसमें मिस ना हो जाए। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है आप लोगों का ये आता है कि क्या हम इंडिया वापस जाकर के वहां से पोलैंड का वर्क वीजा एप्लीकेशन फाइल करें या फिर वहां पर रहकर फाइल करें? तो आप लोग वहीं रह करके पोलैंड का वर्क वीजा एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इसका सिंपली आंसर है यस, आप वहां रह करके फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास होना चाहिए आपको वहां का वैलिड इकामा। वैलिड इकामा का मतलब है कि आपको वहां का वैलिड रेजिडेंस परमिट भी इसको आप बोल सकते हैं, वो होना चाहिए, या फिर लीगल रेजिडेंस परमिट भी इसको आप बोल सकते हैं। तो लीगल रेजिडेंस परमिट अगर आपके पास है तो वहां से आप बिल्कुल पोलैंड का वर्क वीजा एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन जो होता है, अगर आप गल्फ कंट्री से पोलैंड वीजा एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो फाइनल डिसीजन एम्बेसी का होता है। ये सभी के केसेस में है कि डिसीजन एम्बेसी ही लेती है। कंट्रीज में रहने वालों के लिए कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, बट जो मेन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं यहाँ पर होता है आपका पासपोर्ट, आपका वैलिड वर्क परमिट, आपका पीसीसी, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट, आपका इंश्योरेंस, अकोमोडेशन प्रूफ होता है, आपका पासपोर्ट साइज फोटो होता है एंड आपका होता है बैंक स्टेटमेंट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो इंडिया में लगाए जाते हैं, इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए लगाए जाते हैं, वहां भी एप्लीकेंट्स के लिए लगाए जाते हैं। बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की। जैसे कि इंडियन एप्लीकेंट्स बैंक स्टेटमेंट अपना रुपीज में देते हैं, वैसे ही सऊदी में या गल्फ कंट्रीज में एईडी या फिर रियाल जो होता है, वहां की करेंसी जो होती है उसके अकॉर्डिंग वहां का बैंक स्टेटमेंट बनता है। जनरली लोकल करेंसी जो होती है, जिस कंट्री से भी आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो लोकल करेंसी से ही आपका स्टेटमेंट रेडी होगा। और इसमें आपको इन बात का भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए है कि आपको सडनली डिपॉजिट नहीं करना है, आपका जो सैलरी है वो प्रॉपरली शो होता रहना चाहिए, उसमें ट्रांजैक्शन क्लियर होना चाहिए कि प्रॉपर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए भी सेम है कि लेटेस्ट आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, तो सेम चीज आपको फॉलो करनी है, क्योंकि देखिए चेकलिस्ट जो है सभी के लिए सेम है। चाहे आप किसी भी कंट्री से एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो चेकलिस्ट तो आप सभी के लिए सेम है, क्योंकि उस कंट्री ने जो चेकलिस्ट बनाया है वो उन सभी कंट्रीज के लिए बनाया है, जो कि सभी को फॉलो करना है, चाहे वो इंडिया के लोग इंडियन एप्लीकेंट्स हो या फिर गल्फ कंट्रीज के एप्लीकेंट्स हो। वैसी स्टेबल फाइनेंशियल हिस्ट्री देखती है बैंक स्टेटमेंट में, चाहे वो किसी भी कंट्री से एप्लीकेशन किया गया हो, इंडिया हो या फिर गल्फ कंट्रीज हो या फिर और भी कोई कंट्रीज हो, बैंक स्टेटमेंट आपको देना है, बट उसमें स्टेबल फाइनेंशियल हिस्ट्री आपको दिखानी होती है। करते हैं एम्प्लॉयर एनओसी की। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कई गल्फ कंट्रीज में एम्प्लॉयर का एनओसी लगता है। ऐसा इसलिए है कि आपका जो करंट एम्प्लॉयर है वो कंफर्म करता है कि आप वहां पर लीगली वर्क कर रहे हैं, और हर एम्बेसी का रूल जो होता है डिफरेंट होता है। तो आप जब भी वीजा एप्लीकेशन फाइल करें हमेशा चेकलिस्ट को जरूर चेक करें कि उसमें कोई चेंजेस तो ऐसे नहीं आए, इसलिए जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करें आप चेकलिस्ट को जरूर चेक करें। बात करते हैं पीसीसी की। पीसीसी जो डॉक्यूमेंट है इसके लिए भी बहुत सारे कमेंट्स हैं कि आप वहां से एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो आपको इंडिया का पीसीसी आपको रिक्वायर्ड है या फिर गल्फ कंट्रीज का, मीन्स जहां पर आप रह रहे हैं, लाइक सऊदी अरब है, कतर है या फिर यूएई है, तो इन सब कंट्रीज का आपको पीसीसी चाहिए या फिर इंडिया का पीसीसी चाहिए। तो यहाँ पर आपको जहां पर आप रह रहे हैं वहां का पीसीसी आपसे मांगा जा सकता है, बट कई केसेस में आपको इंडिया का पीसीसी भी रिक्वायर्ड होता है। ये बात अपॉइंटमेंट की कि अपॉइंटमेंट जो होती है अभी गल्फ कंट्रीज में अपॉइंटमेंट में बहुत ज्यादा डिले हो रही है, स्लॉट्स वहां पर लिमिटेड है, ड्रॉ सिस्टम तो होता ही है सभी के लिए, इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए भी होता है एंड वहां के एप्लीकेंट्स के लिए भी होता है कि ड्रॉ सिस्टम होता है, तो लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं। एंड अभी जो अपॉइंटमेंट है गल्फ कंट्री से वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही है मिलने में, वॉर की वजह से भी एंड वहां की एम्बेसी थोड़ा सा स्लोली वर्क कर रही है इस वजह से भी।
तो अपॉइंटमेंट को लेकर के थोड़ा सा डिले आपको हो सकता है अगर आप गल्फ कंट्री से एप्लीकेशन फाइल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो वीजा है वो अप्रूव हो एंड आपको 8 नंबर, 9 नंबर एंड 10 नंबर रिजेक्शन ना आए, तो इसके लिए आपको फेक डॉक्यूमेंट्स को यूज नहीं करना है, आपको इनकम्प्लीट फाइल को सबमिट नहीं करना है, एंड अगर आप इंटरव्यू आपका हो रहा है तो वहां पर ऑनेस्टली आपको रिप्लाई करना है। अगर ये सब चीजें आप फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी रिजेक्शन नहीं आता है। और इस चीज को बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर ये वर्क नहीं करेंगे, लाइक अगर इंडियन एप्लीकेंट्स हैं मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं एक्सपीरियंस लेटर बाहर से बनवा कर लगा दूं, तो ये सब काम अगर आप करेंगे तो रिजेक्शन आएगा ही आएगा, चाहे वो 8 नंबर आए या फिर 9 नंबर या फिर 10 नंबर। तो रिजेक्शन से बचना है तो आपको ऑनेस्टली आपको डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना। इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल नहीं करना है उनमें से है आपका वीक बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। उसके बाद आता है आपका फेक एक्सपीरियंस। जैसा कि मैंने अभी बताया, फेक एक्सपीरियंस आपको सबमिट नहीं करना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एज अ फ्रेशर एप्लीकेशन फाइल कीजिए। अब आती है बात इनकम्प्लीट इंश्योरेंस की। बहुत सारे लोग 6 मंथ्स का इंश्योरेंस लेते हैं, बट चेकलिस्ट में जो मेंशन है 365 डेज का आपको इंश्योरेंस लेना है। तो इनकम्प्लीट इंश्योरेंस आपको बिल्कुल नहीं लेना है। एक्सपायर्ड रेजिडेंस परमिट आपको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं तो वहां का आपको इकामा या फिर एमिरेट्स आईडी आपको सबमिट करना होगा। इसके बाद आता है रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स। तो रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स आपके पास कोई भी है तो उसको फिल मत की, उसको सबमिट मत कीजिए। ये सब रिजेक्शन के रीजंस बनते हैं। तो अगर आप इस मिस्टेक को नहीं करेंगे तो मे भी आपका वीजा अप्रूव होगा और आपके डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट रेडी होंगे। जो लोग मेरे थ्रू प्रोसेस करवाना चाहते हैं पोलैंड का वर्क वीजा एप्लीकेशन, चाहे वो गल्फ से हो या फिर इंडिया से हो, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर है एंड आपको स्क्रीन पर भी नंबर दिख रहा होगा, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। क्योंकि अभी भी वेयर हाउस वैकेंसीज ओपन है, अभी भी हायरिंग चल रही है। इस वजह से तो वैकेंसीज आउट ना हो जाए तो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कीजिए ताकि आप लोगों का भी वीजा प्रोसेस स्टार्ट हो सके। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो लोग गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं, जो इंडियन एप्लीकेंट्स हैं, जो चाहते हैं कि गल्फ कंट्रीज में रह करके ही वहां से पोलैंड का वर्क वीजा एप्लीकेशन फाइल करें, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को जरूर से देखिए एंड इसको ध्यान से आप समझिए। और उसके बाद आप चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग भी आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको पोलैंड का वर्क वीजा एप्लीकेशन गल्फ कंट्रीज से रेडी करना है। तो वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलेंगे कुछ नए अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।